परमाणु संरचना कक्षा 9वीं रसायन विज्ञान का चौथा अध्याय है और यहाँ पे हम लोग इस अध्याय का लॉन्ग क्वेश्चंस जिसकी कुल संख्या है 1 से लेके 11 तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 से लेके 11 तक। तो इस वीडियो में हम लोग सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न इस प्रकार है, कौन से प्रायोगिक प्रमाण निर्देशित करते हैं कि कैथोड किरणों का द्रव्यमान होता है, आवेश होता है, ऊर्जा होती है और कैथोड किरणें सभी पदार्थों के मौलिक अवयव होते हैं। तो यहाँ आपको इस प्रश्न में एक बात आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे सभी में कैथोड किरण है। यही कैथोड किरण की मदद से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, ठीक है, यानी इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड किरण जब निकली तो वहाँ उस किरण के साथ कौन से प्रयोग किए गए, यानी कौन से, यहाँ देखिए प्रायोगिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। उस किरण के साथ जो किरण निकली है विसर्ग नली से, उसके साथ कौन से प्रयोग किए गए। तो हमें ये मालूम चला कि द्रव्यमान भी होता है, आवेश होता है, ऊर्जा होती है और ये कैथोड किरण सभी पदार्थों के अवयव होते हैं। तो वही हमें प्रयोग बताना है। जैसे में कि पहला है कैथोड किरण का द्रव्यमान होता है, तो उस किरण के साथ कौन सा प्रयोग किया गया, तब हमें ये मालूम चला कि कैथोड किरण का द्रव्यमान होता है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है, आइए इसको हल करते हैं। तो आंसर देने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये रहा कांच की विसर्ग नली और यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और इस नली के कैथोड से एक किरण निकलती है और इसे ही कहा जाता है कैथोड किरण, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इस किरण के रास्ते पे बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, जिसमें कि यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, ठीक है, और यहाँ देखिए। तो इस विभिन्न प्रयोग से कई बिंदु हमें मालूम चलते हैं, इन किरणों के गुण हमें मालूम चलते हैं। तो पहले वाले प्रश्न में यानी इसका आंसर आपको देना है, ये रहा। कैथोड किरण विसर्ग नली के प्रयोग में इन किरणों के मार्ग में हल्का पाद चक्र रखने पर वो अपनी धुरी पर नाचने लगती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये किरण अत्यंत छोटे द्रव्यकण से बने होते हैं, अर्थात इनका पर्सनल भार होता है, जिन्हें द्रव्यमान कहा जाता है। अर्थात इनका द्रव्यमान होता है जो नियत रहता है। तो यही प्रयोग से मालूम चला कि कैथोड किरण का द्रव्यमान होता है। आइए इसके बाद दूसरा देखते हैं, कैथोड किरण का आवेश होता है। तो दूसरा का आंसर आपको यहाँ से लिखना है, वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरण विचलित होती है। इनके विचलन की दिशा ज्ञात होता है कि ये किरण ऋण आवेशित है, ठीक है। यहाँ देखिए इस विसर्ग नली के मार्ग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया, प्लस और माइनस, और ये देखिए किरण किसकी तरफ मुड़ गई, तो ये प्लस की तरफ मुड़ गई। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमने ये पहले पढ़ लिया है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये किरण पे कौन सा आवेश हो गया, इस किरण पे ऋण आवेश हो गया, ठीक है। कौन सा आवेश, ऋण आवेश, और यही किरण आगे चल के बन जाती है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे आवेशहीन होता है। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो इससे ये मालूम चल जाता है कि कैथोड किरण ऋण आवेशित है, अर्थात उन पे एक आवेश होता है। अब तीसरा हमें बताना है, कैथोड किरण का ऊर्जा होती है अवयवों, अर्थात विभिन्न मौलिक कणों के बने होते हैं और इन पे आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आवेशित ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा होती है। इसका चौथा प्रश्न देखते हैं, कैथोड किरण सभी पदार्थों के मौलिक अवयव हैं। तो ये रहा, थॉमसन ने इस किरण का आवेश यानी ई और द्रव्यमान m का अनुपात E/m प्रयोग द्वारा ज्ञात किया। तो इन्होंने विभिन्न विसर्ग नलियों को उपयोग किया, विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोडों को काम में लाया तथा विसर्ग नली में विभिन्न गैसों का प्रयोग किया। हर हाल में यानी सभी प्रयोग करने पे E/m का मान 1.76 × 10⁸ कूलम ग्राम ही पाया गया, यानी उसमें बदलाव नहीं हुआ। इसे यह सिद्ध होता है कि ये कण सभी परमाणुओं के मौलिक अवयव हैं। मौलिक मतलब होता है बेसिक अवयव हैं। इन्हीं कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया,
ठीक। तो आइए इसके बाद दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित के आविष्कारों द्वारा कैसे निर्देशित होता है, यानी कैसे मालूम चलता है कि डाल्टन का परमाणु नियम अपर्याप्त यानी अधूरा है। कैथोड किरण, एनोड किरण, नाभिक और समस्थानिक। तो हम पहले कैथोड और एनोड को एक साथ देखेंगे क्योंकि इन्हीं से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निर्माण हुआ है। तो कैथोड और एनोड, ये आपको लिखते हुए आपको ये लिखना है, डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य नहीं होता। उन्होंने बताया था कि परमाणु जो है वो बंटने योग्य नहीं होता, लेकिन आधुनिक प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि परमाणु को आगे विभाजित किया जा सकता है। तभी तो इलेक्ट्रॉन से, कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एनोड से प्रोटॉन प्राप्त हुआ, तथा ये कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। आइए इसके बाद दूसरा देखते हैं, अर्थात नाभिक। तो इन दोनों के बारे में, नाभिक के बारे में और समस्थानिकों के बारे में यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया गया है कि कैसे मालूम चला कि ये अपर्याप्त नियम है डाल्टन के। तो नाभिक के बारे में और समस्थानिक के बारे में स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न, थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर देखिए, इसका निर्धारण बहुत अर्थपूर्ण साबित हुआ, यद्यपि उन्हें द्रव्यमान और आवेश का निर्धारण नहीं किया था। तो यहाँ इसका आंसर रहा, थॉमसन ने इन कणों का आवेश यानी ई और द्रव्यमान एम का अनुपात का प्रयोग किया, और इन्होंने विसर्ग नलियों का उपयोग किया और विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोडों को काम में लाया तथा विसर्ग नली के विभिन्न गैसों का प्रयोग किया, और हर हाल में, यहाँ देखिए, हर हाल में आवेश और द्रव्यमान का मान समान पाया। ठीक है, तो यहाँ तक ही आपको लिखना है, इसीलिए ये अर्थपूर्ण साबित हुआ। इसके बाद चौथा प्रश्न, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र का प्रयोग का सविस्तार वर्णन करें। हमें वर्णन करना है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखते हुए प्रायोगिक वर्णन भी करना है, निरीक्षण भी करना है और विवेचना भी करनी है, तीनों। तो ये रहा, आप अपने से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा लंबा है, ये सारे आपको लिखना है, पिक्चर भी बना लेना है। ठीक है, और ये निष्कर्ष पे लिखना है कि ये सभी ध्यान में रखते हुए ही आपको लिखना है। और आप चाहें तो कुछ इसके दोस्त भी लिख सकते हैं, ये सारे लिखना है। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां, बोर-ब्यूरी योजना का संक्षिप्त विवरण दें। इस व्यवस्था में सोडियम तथा क्लोरीन का विन्यास लिखें। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में यानी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। अतः विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार होता है। इनके योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं K, L, M और N से दर्शाया जाता है तथा प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थीकरण इस प्रकार से होता है। यहाँ देखिए, ये इसका फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ n कक्षा की संख्या है। ये होता है बोर-ब्यूरी योजना। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थीकरण कैसे होता है, तो ये 4 कक्षाओं के अनुसार होता है। आइए देखते हैं इसके बाद आगे। ये इनका सूत्र होता है, जैसे कि पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी K में 2 इंटू ये फार्मूला, इनके स्थान पे हम लिखेंगे पहला कक्षा है तो 1, तो ये आ जाएगा 2, यानी K में कुल इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, कक्षा दूसरा है इसलिए L बराबर 2n², यानी n के स्थान पे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे कक्षा में, यहाँ देखिए, तो ये 18 आ गया, और इसी प्रकार चौथे कक्षा में ये 32 आ गया। अतः K, L, M और N पहले में कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन जो बोर-ब्यूरी योजना से क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। तो यही होता है बोर-ब्यूरी योजना। ठीक है, यहाँ देखिए बीच में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और ये 32 चौथे कक्षा में। अब इसके बाद यहाँ देखिए, इस व्यवस्था से यानी बोर-ब्यूरी व्यवस्था से सोडियम तथा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमें यहाँ पे लिखना है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1।
तभी तो होगा 11। हमें इसे व्यवस्था करना है। यहाँ देखिए पहले कक्षा में कितना, तो पहले कक्षा में 1, ठीक है। यहाँ देखिए पहले कक्षा में 2 आ सकते हैं क्योंकि अधिकतम 2 होगा, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 Kl और M। तो ये हो गया सोडियम का। अब इसके बाद क्लोरीन का देख लेते हैं। पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए और ये 7, 17। तो इसका भी हो जाएगा इसी प्रकार, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, तभी हो जाएगा 17। तो यही था प्रश्न क्रमांक 5वां जो हम लोगों ने हल कर लिया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 हल करते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6, किसी तत्व की परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं? परमाणु संख्या ही परमाणु की मौलिक विशेषता है, इसकी पुष्टि करें। तो 2 प्रश्न है, परमाणु संख्या से क्या समझते हैं और ये परमाणु संख्या ही इसकी मौलिक विशेषता, मौलिक मतलब होता है बेसिक, आधारभूत विशेषता है, ये पुष्टि भी करना है। तो इस तरीके से लिखना है, किसी तत्व का परमाणु संख्या उसके तत्वों के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। परमाणु संख्या को Z द्वारा सूचित किया जाता है तथा किसी आवेश रहित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। आपको क्या समझ में आया? परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो ये हो गई परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं। इसके बाद हमें पुष्टि भी करना है, तो यहाँ से लिखना है आपको, पदार्थ के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है, जो पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। किसी तत्व के लिए परमाणु संख्या का मान स्थिर रहता है, अतः परमाणु संख्या ही तत्व का मौलिक गुण है, जो बेसिक गुण है, क्योंकि इसका मान जो होता है परमाणु संख्या का वो नहीं बदलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 6 हल हो जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं 7वां प्रश्न। तो यहाँ 7 नंबर प्रश्न है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है तथा इस मॉडल की त्रुटियाँ यानी कमी हमें बताना है। तो यहाँ देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये पता लगाया कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थीकरण कैसे होता है। उन्होंने प्रयोग किया, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया और उन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो यहाँ से आपको लिखना है, उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया और जिसके अनुसार क्या होता है, यहाँ देखिए परमाणु के नाभिक ये होता है, ये एक सौरमंडल की तरह होता है जिसके बीच में नाभिक होते हैं और इलेक्ट्रॉन इन ग्रहों की भांति चक्कर लगाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। तो ये सारे आपको लिखने हैं, ये 5 तक ही हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं। इस वृत्तीय पथ को कक्षा यानी ऑर्बिट कहा जाता है। और केंद्र में क्या होता है, केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये केंद्र पर। तो यही 5 तक आपको लिखना है और इस मॉडल की दोष यानी त्रुटि के बारे में भी लिखना है। तो ये रहा, आप दोनों लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न ये रहा, कैथोड किरण की नली का, जो कैथोड किरण नली की जो प्रायोगिक उपयोग क्या होता है ये बताना है। कैथोड किरण की नली का प्रायोगिक प्रैक्टिकल उपयोग क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। समस्थानी क्या है, इसके 2 उदाहरण देकर समझाएं। तो ये लिखना है आपको, परिभाषा, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहा जाता है। और यहाँ पे हमें उदाहरण भी देना है। तो उदाहरण यहाँ देख लीजिए, क्लोरीन का समस्थानिक 2 समस्थानिक हो गए, परमाणु संख्या समान है और परमाणु भार अलग है। और यहाँ एक हाइड्रोजन का भी है, यहाँ जिसके 3 समस्थानिक होते हैं, ये रहा। ये दोनों ही आपको लिखना है उदाहरण के तौर पे। समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। अब इसके बाद 11 देखिए, कैथोड एवं तथा एनोड किरणों के अध्ययन से इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की खोज किस प्रकार की गई। तो यहाँ देखिए, कांच के विसर्ग नली में जब कम दाब और उच्च विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो कैथोड से एक किरण निकली और इसे कहा जाता है कैथोड किरण। और यहाँ पे बहुत सारे प्रयोग किए गए, तब ये मालूम चला कि यही कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की खोज। अब इसके बाद ये देखिए, ये हो गया प्रोटॉन की खोज। तो ये आप अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक।
किस प्रकार की गई।